तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। भाई कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप 12th का करवा रहे हो, 11th का नहीं करवा रहा है। तो भाई पूरा 11th पूरा 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मैं इस चैनल पे करवाऊंगा, ठीक है ना। और तीनों आपको पसंद भी आएगा, लेकिन कब आएगा जब आप ध्यान से कंटेंट को देख को जज करोगे तब। अगर सब्सक्राइबर और नया चैनल देख के जब जज करोगे तब आपको नई चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन कंटेंट को देख के अगर जज करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको तीनों पसंद आएंगे अगर मेरे से आप पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो क्लास 11th का एक चैप्टर मैं आज लेके आ रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से नोट्स, इसका जो नोट्स है नोट्स मत बनाना। इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे अपने अपलोड पहले ही मैंने कर दिया है, ठीक है ना। टेलीग्राम पे आप मेरे जाओ, लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री। आपको जितना भी मेरे यहाँ से होगा ना सब वैसे ही होगा। तो चलो, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्लास 11 का चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बिना इसके केमिस्ट्री अधूरी है, पता भी होगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं ना हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, एकदम एनसीईआरटी के ऊपर चलेगा। इंट्रोडक्शन देखो, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा यह बताओ, केमिकल वर्ड तो समझ आ रहा है कि भैया ठीक, कोई रिएक्शन वगैरह माने केमिकल चीज़ें होंगी, लेकिन बॉन्डिंग से क्या समझ आ रहा है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को आप बॉन्ड देखो, बॉन्ड जो बॉन्ड होता है ना आपका बॉन्ड हो, जिससे भी आपका बॉन्ड बना हो। अभी 11th में आ रहे हो, अब धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है, बहुत लोगों का बन भी गया होगा। देखो बॉन्डिंग पता कैसे बनती है, अलग अलग जेंडर के बीच में, मेल फीमेल के बीच में बॉन्डिंग ऐसी बनती है। दोस्तों में भी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लेकिन मैं एक खतरनाक वाली बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। तो वो किस में होती है, अलग अलग जेंडर में। मतलब अगर मान लो एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन सकता है। उस बॉन्ड का नाम आपको पता होगा कि हम बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो लोग स्टेबल हो जाते हैं। पहले अपने आप को अकेला तनहा इससे फील कर रहे थे, लेकिन जैसे बॉन्ड बना, भाई साहब एकदम पूरा जलवे वाले, मतलब कि एकदम स्टेबल हो गए वो, समझ रहे हो ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किस कौन सा फोर्स बीच में काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यहाँ पे, ठीक। बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बनने के बाद क्या हुआ भैया, यहाँ पे स्टेबिलिटी आई। समझे ना मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले बॉन्ड बना दो लोगों के बीच में, उनके बीच में क्या बॉन्ड बनने की वजह से क्या हुआ, स्टेबिलिटी आई। तो भाई इनडायरेक्टली सबका जीवन का मकसद क्या है, सब लोग स्टेबल ही रहना चाहते हैं। तो अब ये स्टेबल बन गया बॉन्ड, तो हम बोलते हैं भैया केमिकल बॉन्डिंग हो गई। देखो बस यही चैप्टर खत्म है। केमिकल बॉन्डिंग हुई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, बनने के बाद वो स्टेबल हुए, और इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो यह आपका रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन। पढ़ता हूँ मैं, अब समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि केमिकल बॉन्डिंग रिफर करती है अट्रैक्टिव फोर्स को दैट होल्ड एटम को, ठीक, दूसरे एटम से होल्ड करने की क्या कैपेसिटी होती है। द बॉन्ड फॉर्म्ड कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडिंग। देखो ये जो बॉन्ड मैंने बताया ना बीच में बन रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, भाई यह अपने हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। मतलब बॉन्ड कैसा हो रहा है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, ठीक, या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है। इस बेस पे ना बॉन्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक। तो यह भी आपको समझ आएगा चीज़ें। चलो अब देख लेते हैं अगला टॉपिक आपका, वही भैया क्या टॉपिक है अगला, कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स बताओ भाई। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आपका जो बॉन्ड पढ़ना होगा ना आपको, वह आप पढ़ोगे, सबसे पहला बॉन्ड पढ़ोगे आप आयनिक बॉन्ड। मतलब मस्त समझोगे। देखो आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से हम जानते हैं, क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नाम से। क्या, आयनिक बॉन्ड को अब एक और बॉन्ड के नाम से जानते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा ध्यान देना, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा एक बार आप समझ लो। यहाँ पे जो लिखा है ना, मैं एक बार पढ़ देता हूँ डिफिनीशन। पढ़ने से क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली लिखना क्या है ना एग्जाम में, वह क्लियर हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना। देखो क्या लिखा है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड अनदर एटम टू अनदर। दिस यूजुअली अकर बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है। अभी मैं बोलूँ कि भैया एक बात बताओ, सोडियम के बारे में जानते हो या कौन, क्या है सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। तो सोडियम अगर मैं बोलूँ कि भैया यह कैसा है, चार्ज है कि न्यूट्रल है, तो आप क्या बोलोगे, भैया अभी तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। मतलब कि सोडियम यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, न्यूट्रल। सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है। अच्छा यह बताओ, सोडियम न्यूट्रल है तो चार्ज कैसे आ सकता है। या तो मैं इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँ, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन को डाल दूँ। अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करूँ, इसमें से अगर मैं, देखना, इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, ठीक, रिमूव करता हूँ, दूसरी कंडीशन क्या है, या तो इसमें मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूँ, ऐड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इसमें रिमूव करूंगा ना, तो भाई इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी। रिमूव कर रहा हूँ मतलब अब इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से ना इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, एक्सेस में। इलेक्ट्रॉन को एक्सेस में होने की वजह से इस पर एक चार्ज आता है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज, ठीक है ना।
कैसे पता करेंगे भैया कब चार्ज निकाल सकते हैं कब नहीं निकाल सकते हैं? फिर बात हुई स्टेबिलिटी, मतलब कि हमें देखना पड़ेगा ना कि जो मॉलिक्यूल हम एक चार्ज निकाल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उस निकालने के बाद स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो भाई नहीं निकालोगे आप, ठीक। अगर हो रहा है तब निकालोगे। जैसे तो अच्छा क्वेश्चन ने कहा कि भैया पता कैसे करेंगे कि स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, उसीलिए आप इसी चैप्टर में पढ़ते हो एक रूल जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेविस, ठीक ना। लेविस ने दिया था इस रूल को। इस रूल में इन्होंने यह बताया था ना कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट एटम है, अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो वह जो हमारा एलिमेंट होता है उसको हम स्टेबल मानते हैं। मैंने क्या बोला? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो स्टेबल है। तो सोडियम का जो 11 होता है ना, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे कैसे? दो तरीके से कर सकते हो, 2 8 1 या फिर 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो 2 6 4 10 1 11, हाँ ठीक है ना। तो दो तरीके से करो। अब देखो यह इसकी पहली सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यह इसकी दूसरी सेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यह है इसके सबसे आउटर मोस्ट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा यह बताओ कि इसके आउटर मोस्ट में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और भैया आपने अभी कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी स्टेबल होगा। तो लेकिन अंदर वाले सेल में तो मुझे 8 दिख रहा है, अंदर वाले सेल में तो मुझे 8 दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, इसको मैं निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ। जैसे निकाल कर बाहर फेंकूंगा क्या हो जाएगा, उसके अंदर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बच गया? 2 और 8। अब क्या हो गया यह? अब क्या हो गया? स्टेबल। लेकिन हमने किया क्या भाई? इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो उस पर 1 ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? सोडियम के ऊपर 1 प्लस आ गया, ठीक। तो आपको पता होगा सोडियम 1 प्लस रखता है। सोडियम 1 प्लस क्यों रखता है? क्योंकि वो जैसे 1 प्लस बनाता है ना, अपने आप को स्टेबल समझने लगता है। और स्टेबल समझने का रूल आप ऑक्टेट रूल से समझते हो। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो अभी तक तो बस हम सिंपल समझ रहे थे। अब देखो आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है। अब तुम्हें पता होगा, मैं यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करूँगा आपको पीरियोडिक टेबल समझाने के लिए। एक स्लाइड में ऐड करता हूँ, वेट करो। अब देखना यहाँ से ध्यान से, तुमको इसकी समझना है। जब तक ये नहीं समझाऊंगा तब तक तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे बनाता हूँ क्या? पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले आपको पता है कि ऐसा होता है आपका एस ब्लॉक, ठीक। फिर इधर होता है आपका, बीच में होता है आपका डी ब्लॉक, बीच में आपका डी, सबसे इधर और सबसे इधर साइड में क्या होता है आपका? पी ब्लॉक। ऐसे होता है पी ब्लॉक। एक मिनट, ये हमने मान दिया पी ब्लॉक। और सबसे नीचे होता है यहाँ पे आपका एफ ब्लॉक, इधर होता है आपका एक एफ ब्लॉक। तो अब आपको यहाँ पे जो जो चीज़ मैं बताऊँगा ध्यान से देखना। सबसे पहले एस ब्लॉक यहाँ पे होता है, एस ब्लॉक। यह हो गया आपका पी ब्लॉक, यह हो गया आपका डी ब्लॉक, यह हो गया आपका एफ ब्लॉक, ठीक। एस ब्लॉक आपका जो होता है, अब ध्यान से देखना, एक मिनट, इसमें होते हैं आपके कितने? 2। इसमें आपके होते हैं 2 ग्रुप। अब देखो यार, जो मैंने ऐसे वाली लाइन बताई ना, वर्टिकल लाइन, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ग्रुप। इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो एस में कितने होते हैं? 2। वैसे ही मैं पी में बता देता हूँ, बनाऊंगा नहीं, पी में बस बता देता हूँ। इसमें होते हैं ऐसे 6, ठीक है ना। कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप। मैं लिख देता हूँ ऊपर, मतलब कि 6 लाइन ऐसे होती हैं। इसमें होते हैं 10 ग्रुप, 10 ग्रुप। और इसमें होते हैं 14 ग्रुप। समझ जाना लाइन, ठीक है ना। लेकिन अब देखो, अब हमें पता करना है कि एस ब्लॉक के अंदर जितने भी पाए जाते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे इसमें मेटल्स होते हैं। एयर्स मेटल कैसे होते हैं? मेटल्स। डी ब्लॉक में भी कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल्स। लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है ना, जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ही एक इधर लास्ट में एक सेल आती है, यहाँ पे एक लास्ट में एक सेल आती है, आपको पता होगा इसके बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं 18th ग्रुप। 18th ग्रुप, 18th ग्रुप जो होता है ना, यह पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल माना जाता है।
18th ग्रुप का मैं अगर नाम लिखूं तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अगली स्लाइड पे एक और स्लाइड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। रुको एक मिनट, रुको एक स्लाइड और ऐड करके मैं दिखा रहा हूँ तुमको। हाँ तो अब देखना यहाँ पे कि जो हमने बताया कि यहाँ पे जो 18th ग्रुप है उसका अगर मैं एलिमेंट के उसके नाम लिखूं तो वहाँ पे देखो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। ठीक है ना, ये होते हैं आपके कौन से ग्रुप के, 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके बारे में बताना क्या चाह रहा हूँ, इसमें से किसी का तुम नाम उठा लो और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। मैं उठाता हूँ नियोन को। ठीक, नियोन, नियोन जो होता है आपका, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना होगा, 2 8। या तो करना आपको तो 1s2 2s2 2p6 ऐसे। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। और मैंने आज ही समझाया कि अगर जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। और स्टेबल है तो क्या है, चाहेगा किसी से बॉन्ड बनाना, स्टेबल है तो किसी से बॉन्ड बनाना चाहेगा नहीं, नहीं बॉन्ड बनाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इनर्ट होते हैं, मतलब कि अक्री, हिंदी में अक्री, इनर्ट या इसको नोबल ही बोलते हैं। मतलब कि ये कैसे होते हैं, अकेले ही स्टेबल होते हैं, किसी से बॉन्ड बनाना नहीं चाहते। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं एस ब्लॉक के मेटल को ले लूँ और एक इसके नॉन मेटल को ले लूँ, यहाँ पे नॉन मेटल्स भी होते हैं ना, एस ब्लॉक के मेटल्स को ले लूँ और यहाँ के नॉन मेटल्स को ले लूँ तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे सोडियम को लेता हूँ जो कि किसका है, एस ब्लॉक का, एक लेता हूँ मैं क्लोरीन को जिस किसका है, पी ब्लॉक का। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका 11 होता है, इसका होता है 17। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सोडियम का आएगा 2 8 1, इसका करूँगा 2 8 7। देख रहे हो ना। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट में एक एक्स्ट्रा है, मतलब एक ज़्यादा है, और इसके आउटर मोस्ट में एक की कमी है। तो मैं इसको निकाल के अगर इसको दे दूं तो क्या दोनों स्टेबल दिख रहे हैं क्या। अगर मैं यहाँ से एक निकालूं तो इसके अंदर वाले में 8 हो गया और इसका बाहर वाला जो 7 था आज 8 हो गया। तो सोचो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है। उसी बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, जो हमने पहले वाला बताया आपको। यहाँ तक हमने जितना एफर्ट मारा, आई होप कि आप समझ गए हो कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक, आयनिक बॉन्ड समझ गए आप। जैसे यहाँ पे भी समझाया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो होता है वो डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन जो होता है वो उसको रिसीव कर लेता है। सोडियम N+ बनाता है, Na+ बनाता है, और क्लोरीन यहाँ पे जो आएगा, क्लोरीन के बारे में देखना यह क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। बोल रहे हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैं मान के चलता हूँ आपको आता होगा। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसका क्या होगा, ज़्यादा। कैसे, अब बताओ, दो हमारे पास, हमने दो क्या ले लिया, मॉलिक्यूल ले लिया है, तो 2 एटम ले लिए। इनके बीच का जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, अगर वह स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, तो हमें इन दोनों को अलग करना आसान होगा कि कठिन, कठिन होगा ना। तो यही बोल रहा है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कैसा होता है, हाई होता है। अगला पॉइंट है इनका कि सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। मतलब कि ये जो होते हैं ना, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मतलब जैसे उसको मिलाओगे बॉन्ड्स बना के सॉल्युबल हो जाएंगे। और देख ही रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। कहाँ पे, एक्वस स्टेट के अंदर। मोल्टेन में आए तो एक्वस स्टेट, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो भैया आयनिक बॉन्ड अगर समझ गए, अभी वीडियो को लाइक करो ताकि मैं समझ जाऊँ कि हाँ मेरा समझाना आपके काम आ रहा है। हो सके तो चैनल पर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो। नया नया चैनल है, क्या पता अलग लोग आएँ तो देखेंगे सब्सक्राइबर हैं तो उस वजह से लोग देख लें, क्योंकि मैं कभी कहता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग सब्सक्राइबर्स लोग जज करते हैं, भाई कंटेंट से जज करो। ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड अगला पढ़ने वाले हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड को। अब देखना कोवैलेंट बॉन्ड को समझना है आपको। पहला वाला क्लियर हो गया ना, पहला वाला बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बन रहा था। अब इसको देखो, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर करते हैं। इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो कैसे बनता है, यह बनता है शेयरिंग से। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाएगा तो बनेगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड्स। हाँ, और किसके बीच में होगा, बस नॉन मेटल। पहला पॉइंट शेयरिंग, दूसरा पॉइंट कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच
हाँ, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोल रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब देखना कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, इसके भी टाइप होते हैं। देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, अगर वह सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम्पल देख लो, H और H, ठीक है ना, दो H। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी, बोलोगे कि भैया हाइड्रोजन तो मेटल्स ना, हाइड्रोजन ने गूगल करके देखो, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स। भले ही एस ब्लॉक के अंदर आता है लेकिन कैसा होता है, नॉन मेटल्स। अब देखो अगला डबल कोवैलेंट बॉन्ड अगर आ रहा है तो उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, जैसे O2, ठीक है ना। O और O के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं, 2 बॉन्ड्स आते हैं। O है क्या, नॉन मेटल्स, तो इसमें क्या हुआ है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें शेयर्ड, जैसे N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स, मतलब कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। बने कौन से बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड ही बने हैं। चलो ठीक है ना, तो अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही पढ़ लेते हैं। इसकी लोअर होती है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है ना, इसकी लोअर होती है एज कम्पेयर टू आयनिक में। अब देखो ध्यान देना है कि आयनिक का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, किसके, कोवैलेंट के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स। ध्यान देना, यह एक पॉइंट, ठीक, 2 में हम कंपेरिजन किया। और वहाँ पे क्या होता है, कंडक्टिंग, आयनिक में जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन अच्छा होता है। यहाँ पे कंडक्शन जो होता है वह होता है आपका पुअर, मतलब यहाँ पे क्या था, गुड कंडक्टिंग था, और यह क्या है आपका पुअर। थर्ड पॉइंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ध्यान देना, वहाँ पे वाटर में सॉल्युबल था, ठीक। अगला पॉइंट, थर्ड वाला, जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, या तो इसको एक और नाम होता है डेटिव, या तो मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या तो उसका एक और नाम होता है डेटिव। ध्यान देना इस नाम को। बात करते हैं इसमें कि अ कोवैलेंट बॉन्ड वेयर बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम 1 एटम। देखो एक बार ध्यान देना कि जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, तो उसका नाम पड़ा था आयनिक। दूसरा हमने बताया था क्या, पहला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था तो आयनिक हो रहा था। दूसरा हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन को आप शेयर कर लो, एक शेयर कर रहे हो तो 1 बॉन्ड बन रहा था, कोवैलेंट था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा था, 2 बॉन्ड बन रहा था, कोवैलेंट था। 3 अगर शेयर हो रहा था, 3 ऐसे शेयर हो रहे थे तो 3 बॉन्ड बन रहा था, वो भी कोवैलेंट था। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई कंपाउंड तो जहाँ भाई एक ही एटम जो है दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे के बॉन्ड बना ले, जैसे आपने एग्जाम्पल देखना कि NH4 प्लस, पता है NH4 प्लस कैसे बना है, जैसे NH3 रहा होगा, NH3। अब हम करो, अब तुम नाइट्रोजन का तुम करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 7 पे होता है ना ऑक्सीजन पे, 1s2, 2s2, 2p3, 4 3 7। इसमें देखो एक लोन पेयर, इसमें आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है और 3 ऐसे बॉन्ड होते हैं, 3 तो ये बॉन्ड बना लेता है, 3 ऐसे बॉन्ड बना लेता है, जो है लोन, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर, जो इसके ऊपर लगा हुआ है लोन पेयर। यह लोन पेयर अपना किसी और को दे के, एक और मान लो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर पूरा दोनों अगर इसको दे दे H प्लस को, जैसे मान लो एक H प्लस है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन के पास वैसे ही एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तुम कन्फ्यूज हो रहे हो, रुको मुझे एक स्लाइड लेना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, टेंशन मत लो, समझ जाओ, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा यहाँ पे तुम कन्फ्यूज हो रहे हो मुझे पता है। क्या समझा रहा हूँ मैं, हेडिंग देखो, हेडिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को एक और नाम से जानते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड। क्या बताया हमने, किसको कैसे पता करते हैं, इसको पता करने के लिए हमारा रूल क्या होता है, इसको पता करने के लिए भैया यहाँ पे एक ही एलिमेंट, मतलब एक ही स्पीसीज से दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसी स्पीसीज, मैंने एग्जांपल लिया था क्या, NH3 और H प्लस, इनके बीच में अगर मुझे बॉन्ड बनाना है तो कैसे बॉन्ड बनाओगे आप, पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नाइट्रोजन आपका होता है सेंट्रल, कैसा होता है, सेंट्रल मेटल, इसके अगल बगल 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। लेकिन कैसे लगाओगे हाइड्रोजन को, जैसे अमोनिया है 7 इसका होता है इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो कैसा आता है, 1s2, 2s2, 2p3, मतलब इसका बाहर वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 3 p में, तो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे 2s में बना लो, या 2s वाले हैं 1 2 3। जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर वो बॉन्ड नहीं बनाता जल्दी, जो लोन पेयर होता है बॉन्ड नहीं बनाता है, कौन बनाता है, जो अनपेयर होते हैं, जो सिंगल है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन,
अब इन हाइड्रोजन के पास भी इनका एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो अब यह क्या करेंगे भाई, अब यह क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को इससे मिला के बॉन्ड बना लेंगे, या इससे बॉन्ड बना लेगा, या इससे बॉन्ड बना लेगा। यह जो लोन पेयर है वो बचा ही रह जाएगा, ऐसे बनता है अमोनिया का। लेकिन एक और H+ इसके बगल में आ रहा है, H+ बनाया मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता ही हाइड्रोजन के पास, प्लस बना दिया मतलब उसके पास अब वो जो पहले हुआ करता था एक, आज वो भी नहीं है, H+ इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यह जो नाइट्रोजन है ना, अब ये जो नाइट्रोजन है इसको अपना दोनों लोन पेयर दे देगा ना, दोनों तो ऐसे बनेगा। मतलब कि इस ऐसे जो एरो मैंने बनाया है ना, इस एरो का नाम ही होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है कि अगर ऐसे एरो बनी है, मतलब कि जहाँ पे इसकी टेल होती है ना, या जहाँ पे टेल होती है, इसका मतलब कि यह डोनर होता है, मतलब देने वाला स्पीसीज होती है। जहाँ पे इसका हेड होता है ना, ये एक्सेप्टर होता है ना, मतलब कि लेने वाली स्पीसीज। तो इसका यह मतलब होता है, इसको बोलते क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। समझ गए ना कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मुझे लगता है मैंने समझा दिया है, अब तुम कमेंट करके बताओ कि भैया समझ आया कि नहीं आया। चलो तो अब देखते हैं एक बार, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड हो गया हमारा। अब देखो एक और बॉन्ड है जिसका नाम होता है क्या, मेटालिक बॉन्ड। ठीक, क्या पढ़ना है आपको, मेटालिक बॉन्ड। तो फॉर्मेशन अकर इन मेटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड फॉर्मिंग सी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दीज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड्स ऑन द मेटल टुगेदर। देखो मेटालिक्स बॉन्ड जो होते हैं ना, सिंपल समझ लो कि इसमें मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उसको मेटालिक बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीन जो आपकी स्टार्टिंग में तीन मैंने बताया वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यहाँ तो डिफिनेशन लिख दोगे तभी काम चल जाएगा। पढ़ देता हूँ दोबारा कि अकर इन मेटल्स, मेटल के अंदर पाए जाते हैं, वर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं उसके आसपास, ठीक, उसी को बोलते हैं। कैरेक्टर फीचर इसका देख लो, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, और इसका मिलाइबल एंड डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है इसकी भी। अब देखो आ गया ऑक्टेट रूल पे, जिसकी बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल की, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल की बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, समझा तो मैं चुका हूँ आपको, लेकिन इसमें इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझना पड़ेगा ऑक्टेट रूल को, देखते जाओ। तो देखो स्टेटमेंट बोलता है कि एटम्स टेंड टू बॉन्ड इन सच अ वे दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल वही आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो आउटर मोस्ट सेल, अचीविंग द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका क्या बनना चाहते हैं, नोबल गैस। देखो ये समझ आया ना, जैसे मैंने बोला था कि सोडियम है 11 होता है, सोडियम पहले क्या आता है, नियोन आता है, कितने पे, 10 पे। तो जब हम सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अब इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो क्या बन गया, यह सोडियम प्लस बन गया, सोडियम प्लस। और सोडियम प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और नियोन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम प्लस और नियोन एक दूसरे के कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक। इसी प्रकार जितनी भी एलिमेंट है ना, सारे अपने आप को नोबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं ताकि स्टेबल हो जाएं, अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को रखें। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है। एक्सेप्शन भी इसके कुछ होते हैं ऑक्टेट रूल के, जैसे इनकम्प्लीट ऑक्टेट कुछ ऐसे होते हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उसके बावजूद भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी यह स्टेबल होता है, ठीक है ना, डुप्लेट बनाता है, डुप्लेट। जैसे Be बेरिलियम, इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरॉन में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे डोंट ऑलवेज फॉलो द ऑक्टेट रूल, हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। एक्सपेंड ऑक्टेट, मतलब कि वो कुछ ऐसे होते हैं जिनका 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है उनमें इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। एलिमेंट्स इन अ बियॉन्ड द थर्ड पीरियड जो होते हैं, जिसमें आपका आता है फॉस्फोरस, सल्फर, हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इनके बैलेंस, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में। एग्जाम्पल 2 याद कर लो, PCl5 और SF6, ठीक, इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल जैसे मॉलिक्यूल्स लाइक NO2 हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी क्या हो, स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रही हैं। अब बात करेंगे हम लेविस स्ट्रक्चर के बारे में। लेविस स्ट्रक्चर, यही लेविस थे ना जिन्होंने ऑक्टेट रूल को बताया था, ठीक है ना। अब इन्होंने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के बारे में बताया था। कुछ तरीके होते हैं, खैर तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक बनाने आ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन चलो देख लेते हैं डिफिनीसन। इन्होंने क्या बोला कि लेविस स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, या तो लेविस स्ट्रक्चर बोलो या तो इसी का नाम होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंट करता है द बॉन्डिंग बिटवीन एटम एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। स्टेप क्या क्या है, स्टेप देखो। सबसे पहला स्टेप होता है ना, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले देख लो ना कि जो भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाना है हमको, उसमें सेंट्रल मेटल का, जैसे NH3 हुआ, उसमें सोडियम हो गया, सॉरी नाइट्रोजन हो गया हमारा, तो नाइट्रोजन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर उसका आउटर मोस्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर करो तुम डिटरमाइन द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का फिर स्ट्रक्चरल उसको डिटरमाइन करो। फिर प्लेस करो बॉन्डिंग पेयर बिटवीन एटम्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन टू सेटिस्फाइड ऑक्टेट। ऐसे उसको विस्तार करो जैसे कि सारे जितने भी एलिमेंट जितने भी उसमें हैं सारे अपने ऑक्टेट रूल को क्या सारे अपने ऑक्टेट को पूरा कर रहे हैं, उसको ऐसे तुमको करना है। बस यही था, ऐसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर मैं किसी को बताऊं तो पीछे बता दिया ना, सोडियम NH3 जो लिया था हमने, जैसे उसका बताया था वैसे ही आपको करना है। अब हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना होता है उसका नाम होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है ना। क्या नाम होता है, वैलेंस सेल, वियस्पत थ्योरी भी इसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यह इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से ही समझना। और जितना इसमें लिखा है उतना ही आपके एग्जाम में लिखना है। अगर 5 नंबर पूछेगा तो पूरा लिख देना, 3 मार्क में पूछेगा तो थोड़ा सा कम लिखना, और क्या। कॉन्सेप्ट देखो इसका क्या है, कॉन्सेप्ट इसका सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसमें क्या है कि द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे NH3 में नाइट्रोजन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है ना। उसके अगल बगल के कितने बॉन्ड हैं और उसके पास कितना लोन पेयर है, वही डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, वही एग्जांपल NH3 लेता हूँ, इसके अगल बगल एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए हैं, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिखूंगा एक लोन पेयर भाई प्लस 3 बॉन्ड पेयर, मिला कितने हो गए 4, ठीक, 4 आ गए। तो इसका शेप कैसा होगा, अगर 2 इसके में अगर जोड़ के 2 आता तो SP बनता है, अगर 3 आता तो SP2 बनता है, 4 आता तो SP3 बनता है, कितने आए 4। और अगर SP होता है तो स्ट्रक्चर इसका लीनियर होता है, लीनियर। अगर SP2 बनता है तो वह होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। अगर SP3 बनता है तो वह होता है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, इसके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, इसके बीच का 109 डिग्री 28 मिनट। तो NH3 में कितने आ गए 4, 4 मतलब यहाँ पे क्या बना, 4 मतलब यहाँ पे बना SP3 हाइब्रिडाइजेशन। SP3 होने का मतलब क्या कि भैया इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो ये इसको हम कहाँ से पता करते हैं, इसको पता करते हैं हम वियस्पत थ्योरी से, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। यही लिख रहा है ना यहाँ पे। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन भाई रिपल्सन करेगा आपस में, अरेंज करते हैं देमसेल को, अपने आप को जितना दूर हो सकता है उतना दूर अरेंज करेंगे। जैसे मान लो कि एक मैंने कोई यहाँ पे एक A माना एलिमेंट, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करके ऐसे अपने आप के अरेंज कर लेंगे ना कि दूर दूर हो जाएं। मतलब कैसे, अब A यहाँ है, जो पहले यहाँ पे लोन पेयर होता है ना, सबसे दूर कर लेगा, सबसे दूर यहाँ पे, ऐसे करके क्या कर लेगा, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बना लेगा। तो यह लास्ट में बोल रहा है यहाँ पे, क्लियर ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। चलो अगले स्लाइड पे देखो, कॉमन मॉलिक्यूलर शेप वही बता रहे हैं कि 2 बॉन्ड्स हैं 180 डिग्री। एग्जांपल देख लो, CO2 कैसा बनता है, CO2 का स्ट्रक्चर, CO2 ऐसे बनता है, ऐसे काटते हो तो 2 आता है, बॉन्ड को काटोगे तो ऐसे 2 आता है। मैंने अगर वीडियो बोलोगे ना तो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक का वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि झूठ में टाइम जाएगा। जैसे मान लो कोई सा है, जैसे NH3 जो बताया था मैंने वहाँ पे, तो कैसे करो, 3 बॉन्ड है, 3 बार काटो, 3 आ गया प्लस एक लोन पेयर, तो ऐसे हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर 3 बॉन्ड्स हैं तो 120 BF3 एग्जाम्पल ध्यान देना है, CH4, और इसका मैंने एक समझा दिया क्या, NH3 ट्राइगोनल बाइपेरेंट, इसमें 5 पेयर होते हैं, 90 और 120 के एंगल होते हैं। PCl5 में एक होता है ऑक्टाहेड्रल, 6 बॉन्ड पेयर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है SF6, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि NCERT में एक स्ट्रक्चर बना हो ना, उसको तुम देख लेना, NCERT वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम देख लेना। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, 5th पॉइंट हमको पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भैया, इसको देख लो। डेफिनेशन पहले देखो कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
इसके वजह से बनते हैं नए नए हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, क्या मिला? एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी हुई मिक्सिंग। क्या हुई? मिक्सिंग हुई एटॉमिक ऑर्बिटल की। इसके बाद हमें क्या फॉर्म हुआ? इसके बाद हमें फॉर्म हुआ क्या? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देख रहे हैं यहाँ पे। डीजनरेट्स मतलब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी एनर्जी जो होती है, इनकी एनर्जी होती है भाई सेम। इनकी एनर्जी कैसी होती है? सेम। चलो, जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लिनियर बता दिया हमने, BeCl2 स्ट्रक्चर याद कर लो। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लानर, Bf3 sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, CH4 NH3 मैंने पीछे बताते आ रहा हूँ। चलो आगे देखो, अगर sp3d मतलब 4 हैं तो ट्राइगोनल बाईपिरामिड, एग्जाम्पल PCl5। अगर हमारे यहाँ पे अगर 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री SF6। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर को कि हम भैया बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? दो एटम मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्ड की डिस्टेंस होती है उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब सेम देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया सोडियम, यहाँ पर ले लिया हमने क्लोरीन। सोडियम का मैंने बनाया इतनी बड़ी सी रेडियस। ऐसे बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मतलब इधर हम जब पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाते हैं तो साइज़ क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज़ क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब क्लोरीन छोटा होगा, सोडियम बड़ा होगा। ठीक, क्लोरीन छोटा होगा, इसका बड़ा होगा। अब इसका न्यूक्लियस इसके कहीं बीच में होगा और इसका न्यूक्लियस कहीं इसके क्लोरीन के बीच में होगा। इसके से लेकर न्यूक्लियस के इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्ड एटम्स इज अफेक्टेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जानते हो क्या होता है? जैसे अगर जितना ज़्यादा बॉन्ड रहेगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगी। ध्यान में लिख रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ इसके कंपेरिजन में कम, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ कि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम, और बॉन्ड ऑर्डर कम तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा? हाँ सॉरी, और यहाँ पे एक और रिलेशन लिख लो कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लोगे ना उतनी उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान देना बस। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? हो गया। अब देखो बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड, दो अलग अगल बगल के बॉन्ड के बीच की जो डिस्टेंस एंगल बनता है ना किसी मॉलिक्यूल में, उसी को बोलते हैं। जैसे H2O, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर। जो देखो H2O की मैं बात करूँ, H2O कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? O इसमें होगा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल हो गया, सॉरी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का तुम देखो 8 पे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, 1s2 2s2 2p4 4 4 8 हो गया। इसका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब करोगे कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन में एक तो लोन, S में कैसे है? S में एक लोन पेयर, P में भरोगे तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4, ऐसे बनेगा ना। तो अब यहाँ से H2O है ना, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा। अब इसके ऊपर देखो दो ऐसे ऐसे लोन पेयर दिख रहे हैं, तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। और इनके बीच क्या है जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री ना, इसके बीच का एंगल एक्सपेरिमेंटल है, आराम से निकल जाता है। और ये जो बॉन्ड जो दिख रहा है ना, बॉन्ड पेयर ना, ये जो बॉन्ड पेयर दिख रहा है ना, इनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है ना, जिसके वजह से क्या करता है बॉन्ड। अब बताओ कि इसमें अगर मैं देखूंगा 1 2 3 4, क्या होता है? 1 2 3 4 मतलब कि 2 बॉन्ड हैं और प्लस 2 लोन पेयर हैं, तो 4 पे तो होना चाहिए टेट्राहेड्रल। 4 पे क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल होगा तो एंगल होना चाहिए 109.28 डिग्री। लेकिन भैया यहाँ पे 104 कैसे बन रहा है? यही रीजन है कि जो लोन पेयर है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल करके एंगलवा को कम कर देना है। ठीक है ना, जो एंगल पहले यहाँ पे 109 डिग्री 28 होना चाहिए था, इसको रिपेल कर दिए। जब इसको रिपेल किए तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो एंगल है जो होना चाहिए था 109, कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। ठीक है ना यहाँ तक? अब देखो अगला पॉइंट जो हमको पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी के बारे में। आओ बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ब्रेक ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझना कितने बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा उतना ही क्या होगा? उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। और जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। तो वही बात हो गई। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको हायर एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंगल बॉन्ड को थोड़ा सा कम एनर्जी देना पड़ेगा।
बॉन्ड ऑर्डर मैंने समझा ही दिया, क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड होते हैं तो ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर दो हो गई, BO दो हो गई। नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड होते हैं तो नाइट्रोजन की BO कितनी हो गई, इसकी तीन हो गई। तो इस प्रकार आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया। अब देखो एक और थ्योरी आ गई आपकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखता हूं मैं, क्या कंबाइन हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कि एक हाइड्रोजन का रहा होगा और एक हाइड्रोजन का रहा होगा, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल जब कंबाइन किए होंगे तो क्या बन गया, H2, फिर इसका ऑर्बिटल। विच आर स्प्रेड्स ओवर द इंटायर मॉलिक्यूल रेदर देन द लोकलाइज्ड बिटवीन द टू एटम्स। दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड एज अ बॉन्डिंग और द एंटी बॉन्डिंग। इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम ABMO और पढ़ते हैं BMO। मतलब कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका फुल नेम, इसका होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और किसके बेस पे इसको हम करते हैं, इसके स्टेबिलिटी के बेस पे हम इसको सेपरेट करते हैं। की पॉइंट देखो इसका, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इसमें जो BM होता है ना, उसकी एनर्जी लोअर होती है और जो एनर्जी कम, अब हाँ यहाँ पे क्लियर, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो पता चल गया कि हमको भैया BO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो होती है, BMO की जो होती है, उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अभी मैंने बताया स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन होता है। अब आगे देखो, अगली स्लाइड पे आओ, आ जाओ भाई, अगली स्लाइड पे आओ। अब एंटी बॉन्डिंग की हम बात करें, एंटी बॉन्डिंग की, तो एंटी बॉन्डिंग में जो इसकी एनर्जी हाई होती, एनर्जी हाई होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इन MOT के, देखो MOT के बॉन्ड ऑर्डर की बात कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब कि BMO माइनस ABMO अपॉन में 2 कर देना तो आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। यह भी एक तरीका होता है निकालने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इस पार्ट को अभी तुम देख लो, लेकिन कमेंट में मुझे याद दिलाना कि इसकी एक बेहतरीन ट्रिक होती है, ठीक है ना, बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक, तो इसके लिए तुम कमेंट करना, तो 5 मिनट की मैक्सिमम वीडियो बनेगी, बस यही वीडियो बना के डाल दूंगा अगर कमेंट करोगे तो, और कभी भूलोगे नहीं। लेकिन क्वेश्चन देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो तुम कमेंट करके बताना। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब मार देना भाई, ताकि थोड़ा सा लगे कि मेहनत कर रहे हो तो फ़ायदा मिल रहा है। 8 नंबर, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड डाइपोल मोमेंट की बात हम करेंगे। पोलैरिटी, इफ़ टू एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दो एटम्स हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग अलग है तो इट शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को, इच डिस्प्लेस टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कॉज इसके वजह से क्या होगा, डाइपोल बनेगा। अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक सोडियम है, नहीं दूसरा ले रहा हूँ मैं क्या, HCl ले रहा हूँ। अब देखो आपको शायद पता हो, पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े हुए आप, तो जब हम कभी लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, इधर लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पे साइज क्या होती है, डिक्रीज, साइज होती है डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज। मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित कर लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है, तो इनके बीच में ही बॉन्ड बनता है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे दो पोल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस पोल एक माइनस पोल, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डाईपोल बोलते हैं, डाईपोल फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे क्या, Q इंटू 2a बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, डाईपोल मोमेंट बोलते हैं। वही यहाँ पे भी होगा। द क्वांटिटेटिव मेजर द बॉन्ड पोलैरिटी मॉलिक्यूल लाइक द H2O नेट डाईपोल मोमेंट्स मेकिंग पोलर व्हाइल द CO2 डिस्पाइट द पोलर बॉन्ड्स हैविंग जीरो डाईपोल मोमेंट ड्यू टू द लीनियर शेप। अगर लीनियर शेप है तो उसका डाईपोल मोमेंट जीरो होगा, अगर दोनों, अगर एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, वेक्टर लॉस से या इसको काट देगा, आराम से बात खत्म हो जाएगी। वेक्टर अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है। आगे देखो, लास्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट टॉपिक पढ़ना है हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजी सा होता है कि वीक कैसा होता है, वीक होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन के बीच में बनना चाहिए, और दूसरा इसके सामने जो होगा वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कोई भी हो, एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर नाइट्रोजन से बन जाए, हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर ऑक्सीजन से बन जाए, हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन से बन जाए, तो इस बॉन्ड का हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है इंटर मॉलिक्यूल और एक होती है इंट्रा। इंटर मतलब कि अलग अलग मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो, अलग अलग हो, तो उसको बोलते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देख लो H2O, ठीक है, H2O के मॉलिक्यूल के। इंट्रा मॉलिक्यूल सेम आर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें सेम ही मॉलिक्यूल होती है। गूगल पे सर्च कर लेना भाई, स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना। इफेक्ट आप इसकी प्रॉपर्टी में इफेक्ट देख लो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट को। भाई जब बॉन्डिंग हो रही है तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पहले जो भी थी उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगी और सॉल्युबिलिटी भी वाटर आप बढ़ जाएगी। वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मुझे लग रहा है मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो भाई बताने के लिए सब्सक्राइब कर दो। चलो धन्यवाद।